अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में जो हमने वेक्टर में डिस्कस किया था वो कुछ डेफिनेशंस डिस्कस कर रहे थे और उनमें हमने दो तीन डेफिनेशंस को डिस्कस किया था, जैसे नेगेटिव वेक्टर, इक्वल वेक्टर और फ्री वेक्टर। स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं और डेफिनेशंस को कंटिन्यू करते हैं। कुछ और मज़ीद बहुत इंपॉर्टेंट वेक्टर्स को डिस्कस करेंगे, जिनमें एक वेक्टर आपको दिख रहा है नल वेक्टर। स्टूडेंट्स, अगर आप इसके नाम से ही समझ जाएं, नल का मतलब एम्प्टी, या इसको ज़ीरो वेक्टर भी कहा जाता है। मतलब ये ऐसा वेक्टर है जिसके अंदर कोई चीज़ ज़ीरो है या खाली है या नल है। अब क्वेश्चन दोबारा वही कि क्या खाली है इसके अंदर। तो स्टूडेंट्स, वेक्टर जब हम डिस्कस करते हैं तो मैंने बार बार बताया, आपको दोबारा बताता हूँ कि वेक्टर में हम दो चीज़ें डिस्कस कर रहे होते हैं, एक मैग्नीट्यूड और दूसरा डायरेक्शन को। तो अब सवाल ये कि अगर ये वेक्टर है तो इसके पास ज़ीरो क्या चीज़ होगी? क्या इसकी डायरेक्शन ज़ीरो होगी या इसका मैग्नीट्यूड ज़ीरो होगा? तो कॉमन सेंस की बात है स्टूडेंट्स के डायरेक्शन तो ज़ीरो नहीं हो सकती। अगर वेक्टर है तो डायरेक्शन कुछ ना कुछ होगी। तो फिर क्या ज़ीरो हुआ? तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है? ज़ीरो होता है। ये एक ऐसा वेक्टर है जिसकी कोई भी ऑर्बिट्रेरी डायरेक्शन तो होती है, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है? ज़ीरो होता है। अब ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड ज़ीरो होता है, तो यहाँ रुककर हम ये बात समझ लेते हैं, क्या उसकी एग्जिस्टेंस होती है? बिल्कुल हो सकती है उसकी एग्जिस्टेंस, लेकिन विद नो इफेक्ट। उसका कोई इफेक्ट जाहिर नहीं होगा जब उसका मैग्नीट्यूड ही ज़ीरो हो जाएगा। मतलब अगर आप दो सेम वेक्टर को, ठीक है, एक वेक्टर और उसका नेगेटिव वेक्टर को अगर आप ऐड कर लें, तो फिर ऐड करने के बाद जो रिजल्ट मिलेगा हम जानते हैं वो क्या होगा? नल वेक्टर या ज़ीरो या एम्प्टी वेक्टर होगा। ठीक, क्योंकि नेगेटिव वेक्टर ऐसे वेक्टर होते हैं जिनका मैग्नीट्यूड सेम होता है और डायरेक्शन अपोजिट होती है। तो मैग्नीट्यूड सेम जो होंगे वो एक दूसरे को प्लस माइनस कैंसिल कर देंगे और सिर्फ आपके पास डायरेक्शन बचेगी। तो वो वेक्टर क्या होगा? वो वेक्टर नल वेक्टर होगा। नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट वेक्टर है स्टूडेंट्स, वो है यूनिट वेक्टर। अब जैसे हमने नल वेक्टर को डिस्कस करा, ऐसे ही हम किसको करेंगे? यूनिट वेक्टर को स्टूडेंट्स डिस्कस करेंगे। अब इसके अंदर यूनिट क्या होगी? डायरेक्शन या मैग्नीट्यूड? तो बिल्कुल नल वेक्टर की तरह इसमें मैग्नीट्यूड जो होता है वो क्या होता है? यूनिट होता है, और यूनिट का मतलब वन है। मतलब ये एक ऐसा वेक्टर है स्टूडेंट जिसके अंदर इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है? वन के इक्वल होता है। ठीक, इसकी मज़ीद डिटेल में हम चलते हैं। जैसे सपोज कीजिए आपके पास एक वेक्टर मौजूद है और इसका नाम हमने रख दिया वेक्टर ए। और स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि हम इसके मैग्नीट्यूड को भी शो कर सकते हैं। यहां पर कैसे? दो मेथड बताए थे, जिनमें से एक मेथड में यहां पर राइट कर रहा हूं, मॉड ऑफ ए या एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए, जिसको मैग्नीट्यूड ऑफ ए भी कहते हैं। ठीक, ये एक वेक्टर है और स्टूडेंट्स ये यूनिट वेक्टर नहीं है। अब मुझे इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर ड्रॉ करना है। तो क्या मेथड होता है किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर ड्रॉ करने का? तो मेथड ये होता है कि जिस वेक्टर का आप यूनिट वेक्टर ड्रॉ करना चाहते हो, बिल्कुल उसी की डायरेक्शन में एक वेक्टर बनाएं और विद रिस्पेक्ट टू डेफिनेशन इस वेक्टर, अगर ये यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? यूनिटी होगा या वन के इक्वल होगा। अब क्या इसकी कोई सिंबल है? तो बहुत सारी सिंबल आपके माइंड में आ सकती हैं स्टूडेंट्स। मतलब आप कुछ भी लिख दें, आप कहेंगे वेक्टर है तो कोई भी सिंबल लगा के एरो लगा दें हम, लाइक कि मैंने जैसे स्मॉल ए लगाया और एरो लगा दिया, तो आप कहेंगे हाँ ये यूनिट वेक्टर हो सकता है क्योंकि वेक्टर के ऊपर एरो होता है। लेकिन नहीं स्टूडेंट, हम यूनिट वेक्टर को एक स्पेशल सिंबल देते हैं और वो सिंबल क्या होती है स्टूडेंट्स? वो सिंबल होती है कैप की। तो इस साइन को आप कहते हैं कैप या कहते हैं आप हैट। तो ज्यादातर प्रोनाउंसिएशन में कैप आता है तो हम ज्यादातर इसको कैप बोलते हैं। तो जहां पर भी वेक्टर के ऊपर ये कैप आ जाए या सिंबल के ऊपर ये कैप आ जाए तो आप समझ लीजिएगा वो कौन सा वेक्टर है? वो यूनिट वेक्टर है। अब क्या इसका मैग्नीट्यूड होगा? बिल्कुल होगा। तो स्टूडेंट्स, इसके मैग्नीट्यूड लिखने का तरीका भी वही होगा,
ए कैप मॉड इज इक्वल्स टू 1, क्योंकि अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हम जानते हैं कि यूनिट वेक्टर वो वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1 होता है। अब क्या हम इसका फॉर्मूला बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। अगर आप गौर करें तो मैंने एक वेक्टर का यूनिट वेक्टर बनाया है, तो अगर इस वेक्टर का ये यूनिट वेक्टर है और इन दोनों में खास बात क्या है वो याद रखिएगा। मतलब अगर मैं कहूँगा ये ए कैप जो है ये किस वेक्टर का यूनिट वेक्टर है, तो हम कहेंगे दिस ए कैप इज अ यूनिट वेक्टर ऑफ दिस वेक्टर ए। लेकिन अगर मैं यहाँ पर एक और वेक्टर बना दूं और उसको ऐसे बना दूं, ये भी एक वेक्टर है और इसका नाम रख देता हूं मैं बी, तो अब अगर मैं सवाल करूं आपसे कि क्या ये यूनिट वेक्टर इस बी का भी यूनिट वेक्टर है, तो हम कहेंगे नहीं है। क्यों नहीं है? वो इसलिए नहीं है कि यूनिट वेक्टर अगर किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर होगा तो उसमें एक खास बात होगी, उन दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, सेम होगी। अगर आप गौर करें तो इस बी की डायरेक्शन और इस ए कैप की डायरेक्शन सेम नहीं है। तो अगर आप इसका यूनिट वेक्टर बनाना चाहते हैं, बिल्कुल बन सकता है, तो आप अलग बनाएंगे। इसका यूनिट वेक्टर ये हो सकता है। अब इसको अगर मैं यूनिट वेक्टर कह रहा हूं स्टूडेंट्स, तो फिर इसकी और इसकी डायरेक्शन क्या है, सेम है, और इसकी सिंबल में फिर बना दूंगा बी और उसके ऊपर कैप। तो आप ये भी देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि जिस वेक्टर का आप यूनिट वेक्टर बनाते हैं उससे मिलती जुलती आप सिंबल देते हैं। मतलब अगर मैंने इसको ए कहा तो इसका यूनिट वेक्टर ए कैप हो गया, वही ए वाली सिंबल यूज करी। अगर बी कहा तो बी कैप हो गया। और बहुत ज़्यादा अगर सिंबल नहीं पता होती तो हम बाज़ जगह पर यू कैप भी यूज करते हैं। अब आ जाइए स्टूडेंट किस तरफ कि क्या हम इसका फॉर्मूला ठीक है बना सकते हैं। तो बिल्कुल हम इसका फॉर्मूला बना सकते हैं। जैसे अगर मैं इस ए वेक्टर का फॉर्मूला बनाना चाहूं तो कैसे बनेगा इसका फॉर्मूला, ये वेक्टर ए है। अब हमारे माइंड में आ रहा होगा कि हम इसका फॉर्मूला कैसे बनाएं, तो बहुत आसान सी बात है, फॉर्मूला डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बना दें। एक कॉमन या आम वेक्टर की डेफिनेशन क्या होती है, ठीक है, अ क्वांटिटी हैविंग मैग्नीट्यूड यूनिट एंड डायरेक्शन। तो बार बार कहा है स्टूडेंट कि जब हम जनरल बात करते हैं तो हम यूनिट को डिस्कस नहीं करते, तो हम कितनी चीज़ें डिस्कस करते हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो कर लेते हैं। मतलब ये अगर वेक्टर है तो एक पोर्शन में इसका मैग्नीट्यूड मौजूद होना चाहिए और दूसरे पोर्शन में क्या होना चाहिए, इसका, यहां पर अगर मैं मैग्नीट्यूड लिखूंगा तो यहां पर इसकी डायरेक्शन होनी चाहिए। मतलब दो वैल्यू ऐसी हों जो एक मुझे इसकी मैग्नीट्यूड को स्पेसिफाई कर दे और एक डायरेक्शन को स्पेसिफाई कर दे। तो इस अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स अगर मैं इसके मैग्नीट्यूड की बात करूं ए की, तो क्या हमने सिंबॉलिकली कोई सिंबल असाइन की है इस ए के लिए? बिल्कुल की है। अगर आप यहाँ देखें तो इस ए का मैग्नीट्यूड मैंने डिनोट किया है किससे, ए मॉड से। तो ये ए मॉड क्या होगा, ये ए मॉड शो करेगा इस वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड। अब सवाल आता है डायरेक्शन का, इसकी डायरेक्शन कौन बताएगा? तो स्टूडेंट अब यहाँ पर एक बात याद रखें आप कि इस ए वेक्टर की डायरेक्शन बताएगा ये ए कैप, ठीक। तो आपके दिमाग में ये बात आ सकती है कि ए कैप क्यों बताएगा। तो स्पेस के अंदर अगर किसी वेक्टर की डायरेक्शन बतानी हो तो हम यूनिट वेक्टर को यूज करते हैं। तो इसलिए अगर ये स्पेस के अंदर है वेक्टर ए, तो इसकी डायरेक्शन कौन बताएगा, ए कैप बता सकता है। तो डायरेक्शन के लिए मैं क्या क्या प्लेस कर दूंगा, ए कैप। और आप देख भी सकते हैं क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सेम है। कोई ये कहे कि जो ए की डायरेक्शन है वही ए कैप की है, या जो ए कैप की है वही डायरेक्शन ए की है, तो बिल्कुल सही बात है। ये बिल्कुल इस तरह है जैसे दो गाड़ियां एक साथ रोड पे चल रही हैं एक ही डायरेक्शन में, और एक गाड़ी में बैठे हुए मुसाफिर वो ये कहें कि हमारी डायरेक्शन वही है जो इस गाड़ी की डायरेक्शन है। बिल्कुल सही बोल रहे हैं वो, क्योंकि अगर वो एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं तो वो अपनी डायरेक्शन उस दूसरी गाड़ी की मदद से बता रहे हैं, बिल्कुल बता सकते हैं। बिल्कुल उसी केस में हम यहाँ इस ए की डायरेक्शन इस ए कैप की हेल्प से बता रहे हैं, ठीक। तो डायरेक्शन के लिए आप क्या यूज कर सकते हैं, फिर इस ए कैप को यूज कर सकते हैं।
तो ये तो फॉर्मूला हुआ कंप्लीट ए का, मतलब इस लाइन में आपने किसी वेक्टर का फॉर्मूला लिखना भी सीखा। ठीक है, कैसे लिखते हैं? एक पोर्शन में उसका मैग्नीट्यूड बता दीजिए, दूसरे पोर्शन में क्या बता दें, उसकी डायरेक्शन बता दें। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ये दो ही चीजें होती हैं। अब लेकिन हमारा टॉपिक है यूनिट वेक्टर का। अगर मैं इसमें यूनिट वेक्टर को स्पेसिफाई करूं तो ये मेरा यूनिट वेक्टर है, मुझे इसका फॉर्मूला बनाना है। तो कैसे बनेगा? ए मॉड और ए आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। अगर मैं इस ए मॉड को लेफ्ट पे लाके डिवाइड कर दूं तो कुछ इस तरह नजर आएगा, ए वेक्टर और डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, और राइट पर रह जाएगा ए कैप। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए कैप का स्टूडेंट्स फॉर्मूला आपके पास जनरेट हुआ वेक्टर ए डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। ठीक, ये तो सिंबॉलिकली है कि ये सिंबॉलिकली फॉर्मूला आ गया। अब ये फॉर्मूला बताता क्या है? अगर आप गौर करें और मैं इसको अगर इन वर्ड लिखना चाहूं तो स्टूडेंट ये कुछ ऐसे होगा, यूनिट वेक्टर इक्वल होगा वेक्टर और डिवाइड हो रहा है मैग्नीट्यूड से। तो अगर आप इसको रीड करें तो कुछ ऐसे दिखेगा कि जो यूनिट वेक्टर है वो होता है वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। मतलब अगर आप किसी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से क्या कर दें, डिवाइड कर दें, तो आपके पास क्या आ जाता है, वो वेक्टर आ जाता है। तो स्टूडेंट एक अल्टरनेट डेफिनेशन भी है जो आपको यहां पर नजर आ रही है। ठीक है, आप इससे भी यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन कर सकते हैं और एमसीक्यूज में बाहर ये पूछा जाता है। ठीक है, ऐसे लिखा आता है, अ वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड डैश। तो स्टूडेंट उसका आंसर यूनिट वेक्टर होता है। ठीक है, तो अगर आपको कभी भी यूनिट वेक्टर मालूम करना हो किसी भी वेक्टर का, तो आप क्या कर सकते हैं, आप उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से क्या कर दें, डिवाइड कर दें। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और एक और यूनिट वेक्टर को डिस्कस करते हैं। और स्टूडेंट्स उस यूनिट वेक्टर का नाम है रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर। अगर स्टूडेंट मैं इसको रब कर दूं तो फिर मैं आपको डायग्राम ड्रॉ करके पहले रेक्टेंगुलर क्यों कहा ये समझाता हूं। जैसे लास्ट क्लासेस में स्टूडेंट्स हमने रीड करा था कोऑर्डिनेट एक्सेस को। अगर आपको याद हो तो ये होता है हमारे पास एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये हमारे पास जेड एक्सिस होता है। और अगर मैं इनके नेगेटिव भी ड्रॉ कर दूं तो नेगेटिव स्टूडेंट कुछ ऐसे होते हैं। मतलब आप इन लाइंस को लेफ्ट पर बैकवर्ड ड्रॉ कर दें सब तरफ से, तो ये नेगेटिव वाई एक्स और ये हो जाएगा आपके पास नेगेटिव वाई और ये हो जाएगा आपके पास नेगेटिव जेड। और हमने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिस्कशन की थी कि जेड एक्सिस किस तरह है। ये जेड एक्सिस ऐसे नहीं है जैसे आपको बोर्ड पर नज़र आ रहा है, ये स्पेस के कोऑर्डिनेट हैं। तो जेड एक्सिस ऐसे होगा, ये डार्क वाला जेड एक्सिस बाहर की तरफ होगा जैसे मैंने मार्कर प्लेस करा है, और ये नेगेटिव जेड जो होगा डॉटेड लाइन वाला ये इनसाइड होगा। मतलब इसका जो डार्क वाला पोर्शन है वो आपकी तरफ है और जो डॉटेड वाला है वो ऐसे बोर्ड की तरफ है स्टूडेंट। तो हम इसको ड्रॉ नहीं कर सकते बोर्ड के ऊपर, तो हम ऐसे एक तिरछी लाइन या टिल्टेड या मुड़ी हुई लाइन के ज़रिए बताते हैं इसको। अब एक्स और वाई एक्सिस एग्जैक्टली ऐसे ही हैं जैसे आपको बोर्ड पे दिख रहे हैं, लेकिन अगर मैं पूछूं ये हैं क्या, तो अब अगर आप गौर करें तो ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस हैं। जैसे अगर एक्स और वाई एक्सिस बनाया जाए तो स्टूडेंट्स ऐसे होता है, ये एक्स और वाई एक्सिस होता है। ठीक है, अगर आप इन लाइन जहाँ पर ये कट कर रही हैं एक दूसरे को, अगर आप इनको गौर से देखें तो आपको ऐसे दिखेगा कि ये 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं एक दूसरे के साथ। ये सिर्फ मैंने एक्स और वाई एक्सिस को शो किया।
और अगर z एक्सिस की बात करें तो z एक्सिस ले लीजिए ऐसे, ये z है अगर, और इसके ऊपर y है या इसके ऊपर x है, दोनों में से कोई भी है, तो ये जो एक्सिस होगा y, ये भी इसके साथ 90 एंगल बनाएगा, देख सकते हैं, और जो x होगा वो भी कितना एंगल बनाएगा, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो मतलब ये 3 लाइन का सेट है जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। ठीक, अब मैंने वर्ड यूज करा म्यूचुअली परपेंडिकुलर, तो स्टूडेंट्स पहले भी बताया था कि 3 वर्ड आप याद रखेंगे इस चैप्टर में। एक पैरेलल का वर्ड याद रखेंगे। पैरेलल का वर्ड जो होगा वो एंगल के रिस्पेक्ट से थीटा 0 डिग्री होगा और इसमें डायरेक्शन सेम होंगी। मतलब कि 2 लाइन बना देता हूं, ये वेक्टर बना देता हूं, इस तरह के 2 वेक्टर होंगे पैरेलल। और स्टूडेंट्स मैथ्स में हम इसकी सिंबल जो यूज करते हैं वो कुछ इस तरह की करते हैं। ये 2 पैरेलल लाइन पैरेलल को शो करती हैं। दूसरा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या होगा स्टूडेंट्स, परपेंडिकुलर कुछ इस तरह के होंगे। मतलब 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे आपस में लाइंस, और जो सिंबल होती है वो इस तरह की सिंबल से हम इसको डिनोट करते हैं। एक और वर्ड बहुत फ्रिक्वेंटली देखेंगे आप, वो है अपोजिट। और अपोजिट का जो एंगल होगा डायरेक्शन कुछ इस तरह होगी, और एंगल जो बनता है वो 180 डिग्री बनता है। इसको भी हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया। तो ये 3 वर्ड आप बहुत ज़्यादा सुनेंगे वेक्टर में, और जब भी ये वर्ड सुने तो आपके दिमाग में ये चीज़ें आ जानी चाहिए। पैरेलल का मतलब डायरेक्शन सेम, एंगल 0। परपेंडिकुलर मतलब इस तरह की कोई डायरेक्शन और एंगल 90 डिग्री, और अपोजिट का मतलब अपोजिट डायरेक्शन और एंगल 180 डिग्री होगा। अब मैंने कहा ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं लाइंस तीनों, या 6 लाइंस अगर आप नेगेटिव भी डिस्कस करें, तो ये सारी की सारी लाइन म्यूचुअली परपेंडिकुलर मतलब कितना एंगल बनाती हैं, 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं। अब ये एक सिस्टम है लाइन का, और ये जो सिस्टम है लाइन का, ये सिस्टम कहलाता है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। क्या कहलाता है स्टूडेंट्स, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब दोबारा से इसको रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम क्यों कहते हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम और भी होते हैं, तो मैं आपको डायग्राम बना के दिखाता हूं और आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि इसको रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम क्यों कहा जाता है। अगर आप गौर करें स्टूडेंट्स, तो मैंने एक रेक्टेंगुलर बॉक्स ड्रॉ किया है। अब अगर मैं कहूं ये रेक्टेंगुलर बॉक्स इस रेक्टेंगुलर सिस्टम की हेल्प से ड्रॉ हो गया, तो आप सोच रहे होंगे कैसे हुआ, तो बिल्कुल हो गया ये। अगर आप यहां पर गौर करें, इस कॉर्नर पर आ जाएं या किसी भी कॉर्नर पर चले जाएं और इस कॉर्नर से तीनों एक्सिस आप ड्रॉ करने की कोशिश करें, तो कैसे ड्रॉ होगा। अगर आप यहां से राइट पर मूव करेंगे तो ये आपका एक्स एक्सिस हो सकता है, और अगर अपवर्ड जाएंगे तो ये कौन सा एक्सिस हो सकता है, y। और अगर इस एक्सिस को देखें स्टूडेंट्स, तो ये कौन सा एक्सिस है, z। इसी तरह आप किसी भी कॉर्नर पे कर सकते हैं, इस कॉर्नर पे भी कर सकते हैं, इस कॉर्नर पे भी। इन एक्चुअल रूम है, ठीक, जहां आप या मैं मौजूद है वहां पर भी ये एक्सिस मौजूद है। अब क्योंकि ये तीनों एक्सिस मिलकर जो शेप फॉर्म कर रहे हैं वो कौन सी है, रेक्टेंगल है। दैट्स वाई दिस सिस्टम कॉल्ड रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब अगर मैं बात करूं अपने टॉपिक की, क्योंकि मैं अपने टॉपिक पर तो अभी तक आया ही नहीं, वो है रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर। तो अगर मैं आपसे पूछूं क्या एक्स वाई और जेड एक्सिस की कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन है, स्टूडेंट एग्जैक्टली है। अब इन डायरेक्शन को शो करने के लिए जो यूनिट वेक्टर यूज किए जाते हैं वो कहलाते हैं रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर्स, और उनका स्पेशल नाम है आई के जे। एक्स के लिए आई कैप, वाई के लिए जे कैप और जेड के लिए के कैप। तो स्टूडेंट यहीं से हम अपना इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर कंटिन्यू करेंगे और इसको मजीद समझेंगे।